मैंने कहा कि इंसान के अलावा बाकी सब पशु पक्षियों में मम्मी पापा बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं। जब तक अंडों से चूजा निकलता है कबूतर का छोटा सा, तब तक कबूतर कबूतरी दूर दूर से दाना लाकर उसकी चोंच में डालते हैं, और जैसे ही उस चूजे के पंख इस लायक हुए कि वो अपने आप अपना दाना चुन सकता है, वैसे ही ना कोई किसी का पापा ना कोई किसी की मम्मी। गाय बछड़े को जन्म देती है, इतना प्यार करती है कि शेर आ जाए तो पहले अपने प्राण दे देगी, लेकिन कब तक उसकी मेमोरी में, बछड़े की और गाय दोनों की मेमोरी में वो रिश्ता कब तक रहता है? जब तक बछड़ा घास खाना नहीं सीखता, बस तब तक वो उसकी माँ है। उसके बाद किसी को इनमें से याद नहीं रहता, ना उस गाय को याद रहता है कि ये उसका बेटा है, ना उस बछड़े को याद रहता है कि ये उसकी माँ है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा ये तो नहीं हो सकता, वहां मम्मी पापा जैसा व्यवहार नहीं है, तो इस उसमें ही है। बोलो अकेले जाओगे? तो बोला ठीक है अकेले भेज दीजिए। मैंने कहा आओ आगे। तो फिर 2 कदम आगे बढ़ा, फिर उसने आखिरी सवाल पूछा, लेकिन सर फिर आप वापस तो ले आएंगे ना? मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं, एक बार गए तो गए, फिर वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। तो चुपचाप बैठ गया। बोला कि फिर नहीं जाना। देखो वो छोटे बच्चे जो अभी ये नहीं जानते कि इंसान की जिंदगी में क्या खास बात है, क्या खूबसूरती है, क्या सुख है, लेकिन अंदर अंदर ये एहसास उनको है कि जरूर कुछ खास बात है जो बाकी सब प्राणियों की बजाय ये मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। और उसकी श्रेष्ठता उसकी बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में है, और ये सारी उन्नतियां सामाजिक उन्नति के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस धरती के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। उनको सेकंड आइंस्टाइन कहा जाता है। स्पेस में ब्लैक होल हैं, ये खोज उनकी है। प्रकाश भी जिसके अंदर जाकर खो जाता है, इतनी ग्रेविटी। तो स्टीफन हॉकिंग एक सवाल पूछते हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि बताओ, अब तक जब से इंसान धरती पर है तब से लेके आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी इन्वेंशंस किए हैं, जो कुछ भी आविष्कार किए हैं, जो भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी उसने नई नई चीजें खोजी हैं, आविष्कार किए हैं, रिसर्च किए हैं, उनमें सबसे बढ़िया आविष्कार कौन सा है? अब यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा है? ये टीवी कैमरा, कंप्यूटर, हवाई जहाज, कार, या इन सब को चलाने के लिए जो ऊर्जा आपने खोजी है, जो सारी मशीनों को चलाती है, अंतरिक्ष यान, कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा है? या इससे भी पहले के आविष्कारों को गिन लीजिए। व्हील, अग्नि, वस्त्र बनाना, मकान बनाना। मनुष्य किसी भी चीज का आविष्कार नहीं कर सकता। कोई भी आविष्कार आगे बढ़ता है कैसे? जैसे बिजली का ही आविष्कार ले लीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कॉपर के पतले तार में पतंग बांधकर उड़ाई तो आसमान में चमकती बादलों की बिजली के करंट को महसूस किया पृथ्वी पर। फिर उसके बाद और एक्सपेरिमेंट्स हुए। फिर माइकल फेराडे ने पृथ्वी पर हम कैसे चुंबकीय व्यवस्था से बिजली को क्रिएट कर सकें, यह आविष्कार उसका है। पर तभी क्या बिजली आपके घरों तक पहुंच गई? उसके बाद वैज्ञानिकों की 5-6 पीढ़ियां गुजर गईं, तब जाकर बिजली अब इस दशा में है कि आपके घरों तक रोशनी दे रही है, पंखा चला रही है, एसी चला रही है, सारे काम कर रही है। यह कैसे हुआ? एक पीढ़ी के साइंटिस्ट ने जो चीज खोजी, सोची, बाद वाली पीढ़ी के साइंटिस्ट ने उसको सीख लिया, समझ लिया, उसमें कुछ नई रिसर्च जोड़ी और नेक्स्ट जनरेशन को, बाद वाली पीढ़ी को समझा दिया, सिखा दिया। ठीक है? अच्छा, ये एक पेन साधारण सी चीज है, इसको कितने वैज्ञानिकों का खोजा हुआ ज्ञान मिलकर बनाता है? पहले आप कैसे लिखते थे मालूम है? आपके दादा कैसे लिखते थे? बच्चों से पूछो। लकड़ी की सरकंडे की कलम, जिसको बार बार खड़िया के उसमें लिक्विड में डुबो डुबो कर लिखा जाता था, या किसी
कोयला पीस करके कर देते थे। फिर इंक का, नीली ये काली इंक का आविष्कार हुआ। अब ये रिफिल है, इसमें प्लास्टिक है, लोहा लगा है, कितनी फैक्ट्रियां, कितने केमिकल्स मिलकर के इसमें जो मटेरियल लगा है उसमें उसका निर्माण कर रहे हैं। और एक एक चीज को बनाने के लिए अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग खर्च हुई है। आपका इस शरीर, कोई एक डॉक्टर इसका इलाज करता है। दांत में तकलीफ हो तो आप अलग तरह के डॉक्टर के पास जाते हो, आंख में तकलीफ हो तो अलग डॉक्टर के पास जाते हो, गले में तकलीफ है तो अलग तरह का डॉक्टर चाहिए, पेट में तकलीफ है तो अलग डॉक्टर का चाहिए, ऑपरेशन करके निकालना है तो सर्जन चाहिए। सबका ज्ञान मिलकर के आपको सुख दे रहा है। अब बताइए कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा है? पेन? नहीं नहीं नहीं, पेन भी सारे उसी व्यवस्था के अंतर्गत बन पाया है। ध्यान दीजिए, वो आविष्कार है जिसके बिना मनुष्य कोई भी इन्वेंशन नहीं कर सकता, कोई भी आविष्कार नहीं कर सकता, ज्ञान विज्ञान बिल्कुल आगे नहीं जा सकता, और उसका नाम है सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, समाज। समाज के बिना होगा कुछ? समाज का मतलब है सबका ज्ञान मिलकर एक दूसरे के काम आ रहा है, सब एक दूसरे के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, सुखों को बढ़ा रहे हैं सहयोग के द्वारा। तो समाज की इकाई बताइए, समाज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? क्या है? एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति, बस यही भूल है। ईंटों के ढेर को मकान कहोगे? ईंटों का ढेर मकान नहीं होता। और आदमियों की भीड़ समाज नहीं होती। इसलिए भीड़ का नाम समाज नहीं है। समाज किसका नाम है? समाज ऐसे मनुष्यों के समूह का नाम है जिसमें कुछ रूल्स काम कर रहे होते हैं। और वो मौलिक नियम क्या है जिसके बिना समाज नहीं रह सकता? जो व्यक्तियों को जोड़ता है, जो सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखता है, जिंदा रखता है। और समाज की इकाई भूल जाइए कि व्यक्ति है, समाज की इकाई परिवार है। समाज की इकाई परिवार है। परिवार में व्यक्ति सामाजिक होना सीखता है। इसलिए व्यक्ति, परिवार और समाज, इन तीनों का एक सुंदर सम्मिश्रण बनता है। परिवार के अंदर व्यक्ति जिन स्नेह के धागों से बंधा हुआ है, वो स्नेह के धागे परिवार को बांधे रखते हैं, लेकिन समाज को और परिवार को दोनों को बांधने वाला एक ही तत्व है। आपने कभी गौर किया कि जब हिंदू विवाह पद्धति में शादी होती है तो वर और वधू जब अग्नि के चारों ओर घूमने लगते हैं तो उनके कंधों पर पड़े हुए होते हैं कुछ कपड़े जिनके छोर आपस में बांध दिए जाते हैं, ग्रंथि बंधन। वो कपड़ों का बंधन उन दोनों के हृदयों के बंधन का प्रतीक है। और वहां ये कहा गया है कि कौन सी चीज है जो तुम दोनों को बांधे हुए है? कौन सा तत्व है जो तुम दोनों को बांधे हुए है? प्रेम नहीं। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। आज इसके साथ प्रेम है, कल को कोई और पसंद आ गई या आ गया। फिर कौन है जो दोनों को आपस में जोड़े हुए हैं? अच्छा, पत्नी शब्द अधूरा है ना, इसको जरा पूरा कर दीजिए। धर्म पत्नी। तो धर्म केवल पत्नी के लिए है ऐसा नहीं है। पति क्या अधर्म पति होते हैं? उनके साथ भी तो धर्म है ना। तो जैसे देहली दीपक न्याय है संस्कृत में एक, कि आप उस दरवाजे के बीच में बल्ब जला दीजिए तो वो रोशनी किधर फेंकेगा? उधर भी इधर भी। इसी तरह से ये दोनों का जो गठबंधन है, बीच में कौन सा तत्व है जिसने जोड़ा हुआ है इनको? उसका नाम धर्म है। और उसका संबंध इधर भी है इधर भी है, पति के साथ भी पत्नी के साथ भी, दोनों को जोड़े हुए है। और धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध जी नहीं, ये सब संप्रदाय हैं। इनमें धार्मिक विचारधाराएं जरूर हैं अंशतः, लेकिन जो मौलिक धर्म है उसको जानना हो तो महर्षि वेदव्यास से पूछिए। 5000 साल पहले के वो ऋषि, महाभारत के लेखक, उनका कहना है सुनो,
श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व सुनो और सुन करके व्यवहार में उतारो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, धारण करो। आधी लाइन में बताता हूं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा व्यवहार मैं अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करता, वैसा दूसरों के साथ न करूं। इस एक नियम को बीच में से हटाइए, पति पत्नी के रिश्ते से रिश्ता रहेगा, भाई भाई के रिश्ते से, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में से। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस पार्टनर ईमानदार रहे बिजनेस में, तो मैं वैसा ही होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मन की गहराइयों से मुझे प्रेम करे, तो मुझे वैसा ही प्रेम देना होगा। इसका नाम धर्म है। जैसा व्यवहार में अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करता, वैसा दूसरों के साथ न करूं। इसलिए चाहे दो व्यक्तियों का रिश्ता हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे रूम पार्टनर हो, रिश्ता तब निभता है जब आप वेद के इस मंत्र पर ध्यान देते हैं। अकेला मनुष्य सुखी नहीं होगा, उसे साथ लेना पड़ेगा लोगों का, चाहे पति के रूप में किसी पुरुष का, स्त्री के रूप में किसी पत्नी का, या आप शिष्य बनाइए, मित्र बनाइए, किसी न किसी तरह आपको सहयोगी साथ में लेने पड़ेंगे। अकेले सुख नहीं होता, मैं प्रमाणित कर चुका। तो साथ जब आप लेते हैं तो उसका फल क्या होता है? मैंने आपको पहले दिन कहा था, अगर सुख बढ़ाना है, आनंद पाना है और दुखों को कम करना है, सुखों को मल्टीप्लाई करना है, बढ़ाना है, तो क्या करें? दो ही उपाय हैं, ईश्वर उपासना या कोई प्रेम करने वाले लोग आपके साथ हों, जिन्हें आप प्रेम करते हो, जो आपको प्रेम करते हो। प्रेम करने वाले लोगों के साथ जब सुख बांटा जाता है तो वो 1000 गुना बढ़ता है, और जब दुख बांटा जाता है तो वो कम होते होते जीरो, शून्य लेवल पर पहुंच जाता है। तो जिनका साथ आप स्वीकार करते हैं, उससे आपके जीवन की यात्रा सरस होती है। बहुत अच्छी बड़ी कार में, शानदार नए मॉडल की कीमती कार में बैठकर उस सड़क पर निकल जाइए जो गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पक्की चिकनी 3 लेन इधर 3 लेन इधर वाली बनाई है। बड़ोदरा से भुज तक गया मैं कार से, दूर तक पक्की सड़कें चिकनी एकदम चली जा रही, और अकेला था मैं कार में। ड्राइवर तो ड्राइविंग में लीन है और वो हिंदी ठीक से समझता नहीं था, तो मैं किससे बात करूं? तो आप अकेले कार चलाते हुए चले जाएंगे, और वो सुंदर कार में बैठे हुए लंबा रास्ता जिसमें सड़क बिल्कुल अच्छी है आपको बोर कर देगा, आप ऊब जाएंगे। और 3 दोस्त साथ में लीजिए और खटारा कार लीजिए और गड्ढों से भरी हुई सड़क पर निकल जाइए, और आपकी वो यात्रा पिकनिक में बदल जाएगी, मौज मस्ती में बदल जाएगी, साथ की वजह से। इसलिए वेद ने कहा स्वस्ति पथ पर चलना, जिस तरह सूर्य और चंद्र चलते हैं, अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए, एक दूसरे के यात्रा पथ में रुकावट न बनते हुए। पर जिन्हें भी साथ रहना है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, या एक रात के 2 मित्र साथी हों किसी होटल में रुके हुए, उनमें 3 क्वालिटी चाहिए। ददता, देने का स्वभाव, मुझसे कुछ दूसरे को सुख पहुंच जाए। अघनता, सुख नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, कम से कम इतना ध्यान रखना कि दूसरे के सुख में तुम रुकावट न बनो। अहिंसक होना, हिंसा का मतलब किसी को मार डालना ही नहीं होता। हिंसा का मतलब होता है किसी के हित में रुकावट बनना। आपने अपनी कार खड़ी कर दी है कहीं रास्ते पर इस तरह से कि दूसरों के आने जाने में रुकावट हो रही है, यह भी सूक्ष्म स्तर पर हिंसा ही है। तो अघनत होना, दूसरों के सुख में, उन्नति में, विकास में, हित में अनजाने जानबूझकर अन्याय से रुकावट मत बनिए। अघनत होना दूसरी क्वालिटी है। तीसरा है जानत होना। आपको मालूम होना चाहिए दूसरे की फीलिंग्स कैसी हैं, दूसरे की भावनाएं क्या हैं। दूसरे की फीलिंग्स हर्ट मत कीजिए, दूसरे की भावनाओं को अन्याय से, अनावश्यक रूप से चोट मत पहुंचाइए। दूसरों की भावनाओं का आदर करना सीखिए, और आपको यह जानना चाहिए कि मेरे किस व्यवहार से दूसरे को दुख पहुंचता है, किस व्यवहार से, वाणी से, किस तरह की बात से दूसरे को हर्ष मिलेगा, और हर्ष नहीं मिलेगा तो कम से कम दुख न पहुंचे, इस बात की जानकारी आपको रखनी होगी। जिनका साथ आपको निभाना है। मैं नासिक में एक विवाह समारोह में गया, वहां मुझे
एक होटल में ठहरा दिया गया, मुझे एक रूम दे दिया गया। सामान रख के विवाह समारोह में गया तो वहां रात हो गई, करीब 1 बज गया। तो जब मैं वापस आने लगा तो जो मेरे होस्ट थे उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये छोड़ आएंगे होटल तक और आपके कमरे में एक सज्जन और ठहरा दिए गए हैं, क्योंकि आप अकेले थे तो वो भी आए हैं मुंबई से शादी में शामिल होने को, तो वो भी उस कमरे में हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं। तो मैं जब अपने कमरे पर पहुंचा तो 1:15 बज गया था। तो मैंने सोचा ये सो रहे होंगे, मैं दरवाज़ा नॉक करूंगा या बेल बजाऊंगा तो उनकी नींद टूटेगी, तो पहले मैं ये देख लूं कि अंदर से दरवाज़ा अगर बंद नहीं है तो हैंडल घुमा के अगर ऐसे ही दरवाज़ा खुल जाता है तो मैं चुपचाप जाके अपना सो जाऊंगा, इनकी नींद खराब ना हो। तो मैंने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खुल गया। मैं कपड़े वगैरह बदल करके लेट गया अपने बिस्तर पर। तब मैंने देखा ऊपर पंखा बंद है, गर्मी का मौसम था और वो ऊपर तक चादर ताने लेटे हुए थे गर्मी में। तो मैंने सोचा कि पता नहीं इन्हें बुखार वगैरह हो गया होगा, इस वजह से इन्हें पंखा अच्छा नहीं लग रहा, चादर ओढ़े लेटे। लेकिन फिर मुझे बहुत गर्मी लगने लगी तो मैंने धीरे से आवाज दी कि शायद जग जाए या जगे हुए हों। मैंने कहा भाई साहब, बोले हाँ जगे ही। तो मैंने कहा आपको कुछ बुखार वगैरह है, कुछ तकलीफ है? बोले नहीं। तो मैंने कहा नहीं बताइए, मेरे पास है मेटासिन वगैरह क्रोसिन, वो ले लीजिए। बोले नहीं नहीं बुखार कुछ नहीं। तो मैंने कहा तो फिर पंखा क्यों बंद किया हुआ है? तो उन्होंने ऐसे कहा कि दीवारों पर मच्छर बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये बड़े उत्तम कोटि के कुछ अहिंसक प्राणी हैं जो मच्छरों को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, कि बैठे हैं तो उनके आराम में खलल ना पड़े। अब मैं क्या कहता, रात का वक्त था, मैंने सोने की कोशिश की। अब थका हुआ था तो जरा सी झपकी आई तो वो उठे और बाथरूम गए और दरवाज़ा धड़ाक से बंद किया। तो खैर क्या करता मैं, फिर वो बाहर निकले। मैं फिर सोने की कोशिश में था, वो फिर बाथरूम गए, घंटे भर बाद फिर जोर से दरवाज़ा बंद किया। तो फिर आए तो मैंने कहा भाई साहब कमरे में आप हैं, मैं हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं नहीं आऊँगा, मैं रात में सो जाता हूँ, फिर मैं सुबह तक नहीं उठता, इसलिए दरवाज़ा आप बंद ही मत करो। जोर की आवाज़ होती है और मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, और आप कहें तो पंखा चला लूँ? तो बोले चला लीजिए। तो मैंने पंखा चला लिया। खैर सुबह हुई और उन्होंने होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन करके चाय मंगवा ली, अपने लिए भी मेरे लिए भी। मैं जग गया तो चाय पीते पीते अखबार पढ़ते पढ़ते मैंने उनसे पूछा कि आपने वो रात को पंखे चलाने को बंद कर रखे थे पंखे, और आपने रीज़न ये बताया कि मच्छर दीवारों पर बैठे हैं, मतलब मैं समझा नहीं कि आपने क्यों। तो वो एक दवा कंपनी में साइंटिस्ट थे, वहाँ की रिसर्च लैब में। तो उन्होंने रीज़न ये बताया कि देखिए, एक साइंटिस्ट का बताया हुआ रीज़न कि पंखा क्यों नहीं चला रहे थे, उनका ये सोचना था, मैं तो ये सोचे बैठा था कि वो बड़े अहिंसक हैं, मच्छरों को भी तकलीफ ना हो, पर मुझे संदेह ये हुआ कि जिसे मच्छरों की चिंता, मेरी चिंता क्यों नहीं कर रहा, दरवाज़ा इतनी जोर से बंद करता है। मैंने तो हैंडल दरवाज़ा घुमा के सोचा कि अंदर नींद ना खराब हो किसी की। तो उन्होंने रीज़न फिर बताया, तब समझ में आया वो साइंटिस्ट का बताया हुआ रीज़न। उन्होंने कहा कि देखिए मच्छर दीवार पर बैठे हैं, उन्हें क्या पता कि मैं अंदर आ गया हूं, तो मैं बिस्तर पर लेट गया चुपचाप, और वो दीवारों पर बैठे रहेंगे, पंखा चलाएंगे तो उड़ेंगे और मुझे ढूंढ लेंगे। हे भगवान। मैंने कहा साइंस पढ़ने के बाद जब ये हाल है तो ना पढ़ने पर क्या होता।